हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें आज हम नेशनलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 7th चैप्टर है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और इसीलिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम हर एक चैप्टर को रिव्यू करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। नेशन यानी कि नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि एक राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्र आपका होता है वो एक ऐसा भूभाग या फिर एक ऐसा राज्य होता है जो राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित होता है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है जो आपकी नेशनैलिटी है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप भारत देश में रहते हैं तो हर एक देश में क्या होता है, एक नेशनैलिटी होती है। तो हम जैसे कि भारतीय हैं तो हमारी क्या है, नेशनैलिटी भारतीय। जैसे अमेरिकन होते हैं वो उनकी नेशनैलिटी है। तो इस हिसाब से राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र एक ऐसा भूभाग होता है जहां पर क्या होता है, जहां के जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी नेशनलिटी के हिसाब से आपस में जुड़े रहते हैं। अब नेशनलिटी जो आपकी होती है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जो सबसे पहली चीज इंक्लूड होती है उसमें क्या होता है, जितने भी वहां के लोग रह रहे हैं उनकी अपनी एक कॉमन हिस्ट्री होगी, कॉमन कल्चर होगा, लैंग्वेज होगा, ज्योग्राफी होगा। जैसे कि आप हर एक देश को जब देखते हैं तो वहां के देशों में आपको कुछ चीजें कैसी दिखती हैं, कॉमन सी दिखती हैं कि भाई उनका जो इतिहास है वो वहां के लोगों का सेम इतिहास है, वहाँ का जो कल्चर है, खान पान है, वेशभूषा है, भाषा है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है जोग्राफिकल, वो क्या है, वो एक जैसा देखने को मिलता है। तो यही नेशनलिटी में चीज़ें काउंट होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो दूसरी चीज़ें जो नेशनलिटी में काउंट होती है वो होती है कि जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं वो एक जैसे कि समझिए कि वो अपना जो भी उनका फ्यूचर का एस्पिरेशन है वो एक तरीके से शेयर्ड होता है। यानी कि मान लीजिए भारत कल को आगे बढ़ता है तो वो सबके लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब क्या समझेंगे कि भारत आगे बढ़ रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो एस्पिरेशंस होती है वो क्या होती है, वो एक जैसी होती है लोगों की, क्योंकि वहां पर वो किसकी बात करते हैं, वो एक नेशन के रूप में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट है आपका कि राष्ट्र में लोग देशभक्त और भावनात्मक रूप से एकजुट होते हैं। यानी कि जो आपका देश आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनकी जो भावना है वो क्या करती है, उनको वो जोड़ करके रखती है। और इसी की वजह से क्या होता है, वो जो राष्ट्र है वो लंबे समय तक एक तरीके से बना रहता है और वो मजबूत होता है। और चौथा पॉइंट है कि इस देश में जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो सभी जो भी हमारी नेशनल ग्लोरी वाली चीज़ें हैं, ऑनर वाली चीज़ें हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे देश के प्रति हमारे प्रेम भावना को बढ़ाएं, हम उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, उसको हम वैल्यू प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत आपका है तो भारत जैसा आप देश देखते हैं, यहाँ पर भारत का अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रगान है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये नेशनल ग्लोरी वाली चीज़ें हैं और जो यहाँ के लोग होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसी वजह से वो जो राष्ट्र है आपका वो एक बन करके संगठित रह करके आपका चल रहा होता है। और आखिरी पॉइंट है इसका कि जो राष्ट्र आपका होता है वो केवल लोगों का समूह नहीं होता, वो एक ऐसा संगठन होता है जिसको कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा संगठन जिसमें जो लोग हैं आपस में मिलजुल करके रहेंगे, सामंजस्य बना करके रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और ये सारी चीजें किस में काउंट होती हैं, नेशन में काउंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो जो आपने पहला क्वेश्चन देखा नेशन वाला, उसी से जन्मा है ये दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम है नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का मतलब होता है भाई राष्ट्रवाद। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद होता है आपका, उसका अर्थ होता है कि जब आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्थन रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, बलिदान की भावना रखते हैं, तो वो आपका क्या है, एक नेशनलिज्म है। जैसे कि मान लीजिए भारत में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ कर गुजरने की बात करते हैं। तो ये जो फीलिंग आप देख रहे हैं या फिर जो कमिटमेंट देख रहे हैं, जो सेक्रीफाइस देख रहे हैं एक तरीके से, वो क्या है, एक नेशनलिज्म की भावना है। और ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को आपस में जोड़ करके रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला है आपका नेशनल ऑनर। इसका मतलब कहता है राष्ट्रीय सम्मान, यानी कि हमें अपने देश का सम्मान करके रखना चाहिए, हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे देश का जो गौरव है वो बढ़ सके। और इसके अलावा हमारे देश की जो भी ऐसी चीजें जो देश को हमारे मजबूत बना सकती हैं, फिर उसको आगे लेकर के जा सकती हैं, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, जो देश के लोग होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि जो राष्ट्रवाद होता है उसमें हम राष्ट्रीय हित को देखते हैं, ना कि अपने पर्सनल हित को। यानी कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भारत है, उसके बाद मैं हूं। समझ आ रही कहने की बात। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि नेशनलिज्म जो प्रायोरिटाइज जो करता है वो नेशनल इंटरेस्ट को करता है, ना कि इंडिविजुअल को या फिर रीजनल इंटरेस्ट को। यानी कि मान लीजिए जब आप किसी दूसरे देश में जब जाएंगे तो वहां पे आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं दिल्ली से हूं या फिर मैं बिहार से हूं। वहां पे आप क्या बोलेंगे, वहां पर एक तरीके से प्रायोरिटी देंगे किस चीज को, कि भाई मैं भारत से हूं। तो ये जो आपने भारत को प्रायोरिटी दी, ये क्या है, एक नेशनलिज्म की भावना है। चौथा पॉइंट है, इट्स अराइज इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड स्ट्रक्चर
इसका मतलब है कि ये क्या होता है ना कि ऐसी जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न जब होती है ना, तब जाकर के लोगों के भीतर में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि मानिए एग्जाम्पल के लिए कि आप सभी को पता है कि एक बार भारत जो है गुलाम बना था, किसका भाई? अंग्रेजों का गुलाम बना था। अब जब ये गुलाम बना तो हमारे भीतर क्या है, नेशनलिज्म की भावना आई, और उसी भावना ने क्या किया, इस देश को आजाद कराया। और ऐसे ही करके पूरे के पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली तो आप ये समझिए कि एशिया और जो अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, और उसी वजह से जो डीकोलोनाइजेशन होता है, यानी कि उपनिवेशवाद को एक तरीके से खात्मा करना, वो उत्पन्न हुआ, और तभी जाके वो जो जितने भी देश थे वो आजाद हुए। तो अपने आप में ही समझिए कि नेशनलिज्म की भावना लोगों में आना कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से ही जो देश होते हैं वो आपस में जुड़ करके रखते हैं, और वो उन पे मतलब कोई दूसरा देश उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता, उसको वो तोड़ नहीं पाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, राइट सम फैक्टर ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म की भावना है वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका भाई कॉमन कल्चर। अगर लोगों का कॉमन कल्चर है, सबकी संस्कृति एक जैसी है, जैसे कि मान लीजिए भारत जो आपका है, भारत के लोगों की जो संस्कृति है वो कैसी है, वो एक जैसी कॉमन है। यहाँ पर मोस्टली लोग कैसे रहते हैं, हिंदू टाइप के लोग रहते हैं, या फिर मान लीजिए अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कल्चर है आपस में क्या है, मिलता जुलता है। तो ये भी क्या करता है, ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। जो दूसरा पॉइंट है आपका कि इमोशनल अटैचमेंट रहती है अपने देश के प्रति, यानी कि जो देश के जो लोग होते हैं अपने क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, यानी अपने भारत देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये भी एक कॉज है आपका किसका, नेशनलिज्म के राइज का। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि नागरिकों के बीच साझा भविष्य की आकांक्षाएं रहती हैं, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी की जो आकांक्षाएं हैं अपने देश को लेकर के वो कैसी हैं, एक जैसी हैं। अपने देश को वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब ओलंपिक के खेल वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, वो भारत को गौरवान्वित करने के लिए वहां पर खेल जीत करके आते हैं, मेडल्स जीत करके लाते हैं, है ना। और ऐसे ही मान लीजिए सभी के सभी जो लोग हैं वो कुछ भी अगर करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि जो मेरा देश है वो आगे जाए, वो तरक्की करे। तो ये सब क्या है, ये शेयर्ड फ्यूचर एस्पिरेशन है लोगों के बीच में, और इसकी वजह से भी क्या होता है कि नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। जो चौथा पॉइंट है वो है आपका कॉमन हिस्ट्री। तो कॉमन हिस्ट्री क्या करती है, ये भी लोगों को आपस में जोड़ करके रखती है। जैसे कि मान लीजिए भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो कैसा है, वो एक जैसा ही रहा है। यानी कि हमारा जो इतिहास रहा है, हम जब गुलाम थे तो भी हम साथ में थे, हम जब आज़ाद हुए तो भी हम साथ में थे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई यहाँ के लोगों ने एक साथ देखी। तो ये क्या है, ये कॉमन हिस्ट्री है, और जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना है वो राइज होती है। पांचवा पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय एकता के खतरों से एक उत्पन्न होती है, यानी कि मान लीजिए जब देश के ऊपर कोई बाहरी हमला होने वाला होता है तो सभी देश क्या हो जाता है, सभी देश एकजुट हो जाते हैं। और ऐसा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो मान लीजिए कि जब कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने देश के प्रति आगे आते हैं कि भाई हम भी युद्ध करेंगे, अपने देश को बचाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो यूक्रेन के बहुत सारे जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, वो अपने देश को बचाने के लिए क्या करते हैं, उन सेनाओं में भर्ती होते हैं। तो यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट लिखा है आपका कि थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट यूनिटी, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर थ्रेट आया देश के ऊपर, और इसकी वजह से लोगों में यूनिटी आई भाई कि हमें अपने देश को बचाना है। तो ये सब कुछ कारक हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेशनलिज्म की जो भावना है लोगों में बढ़ेगी। और अगर हम आखिरी चीज देखें तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए नेशनल फ्लैग होते हैं, जो देशों का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है, नेशनल सिंबल्स होते हैं, नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, और बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं देश के प्रति। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, लोगों को नेशनलिज्म के प्रति उनके भीतर राष्ट्रवाद को एक तरीके से बढ़ाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो झंडा है, जो राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे भीतर एक भावना को उत्पन्न करते हैं और अपने देश से प्रेम करने के लिए एक तरीके से हमें जागरूक टाइप का करते हैं, या फिर हमारे अंदर इस चीज़ की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये जो भावना बढ़ रही है वो क्या है, वो आपका नेशनलिज्म है। तो ये फैक्टर हैं कुछ जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, किसी भी देश के लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया जा सकता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राइट द एलिमेंट
राइट द मेन एलिमेंट ऑफ द नेशन। तो नेशन जो आपका यानी कि जो आपका राष्ट्र है, वो राष्ट्र में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या है भाई, इस क्वेश्चन को और ऐसे समझने का तरीका समझ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर आप देश देखते हैं तो उस देश को बनाने में या फिर उस देश में कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो देश बना हुआ है, ये जानना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोगों का अपना एक कॉमन बिलीफ होता है कि जो वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं वो सभी एक जैसा सोचते हैं या फिर एक जैसी बातों पर भरोसा करते हैं कि भाई ये हमारा देश है, और इसकी वजह से क्या बनता है, आपका नेशन बनता है। जो दूसरा है कि जो यहाँ के लोग होते हैं उनकी जो हिस्ट्री होती है आपस में एक तरीके से शेयर्ड होती है, एक जैसा उनका इतिहास होता है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ा पिछला था, तो उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ये। तीसरा क्या है कि जो यहाँ की टेरिटरी होती है बेसिकली, उसके साथ जो लोग होते हैं वो काफ़ी इमोशनली और स्पिरिचुअली क्या होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। यानी कि भाई हम अपने देश का एक हिस्सा भी हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर का जो आप हिस्सा देखते हैं, अभी जो जम्मू कश्मीर का जो आप हिस्सा देखते हैं, इसको लेकर न जाने कितनी बगावतें हुई हैं। ऐसी भारत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसके ऊपर चीन दावा करता है। तो हमारे देश के जो नेता हैं वो इसके लिए कहते हैं ना कि भाई जान दे देंगे हम इसके लिए। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने देश के प्रति उस इमोशनल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं। तो ये भी क्या करता है, ये भी एक देश को बनाता है। और लास्ट चीज है आपका कि यहाँ का जो कल्चर होगा वो एक जैसा होगा, यहाँ का जो ट्रेडिशन होगा, जो त्यौहार होंगे, जो लोगों का विश्वास होगा धर्म को लेकर के, जो फेस्टिवल होगा यहाँ का, वो सब कैसा होगा, वो एक जैसा देखने को मिलेगा। जो यहाँ का ड्रेस पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए भारत के जो आप लोगों को देखते हैं वहाँ पर कैसे दिखते हैं, वो एक जैसे मतलब कपड़े पहनते हैं, एक जैसी उनकी वेशभूषा है। तो ये, और जो हैबिटेशन का मतलब यहाँ पर जो घर वगैरह आप देखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, एक तरीके से नेशन को बनाती हैं। तो ये इसके मेन एलिमेंट है किसके, नेशन के। पांचवा, ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड एज वन। अब मान लीजिए हम आप पे क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और बहुत सारे जब लोग रह रहे हैं तो वो सब क्या है, वो एक बन करके रह रहे हैं, यानी कि वो सभी के सभी क्या हैं, वो भारतीय हैं। और इसके अलावा इससे बढ़िया एग्जांपल ये रहेगा कि भारत जैसा जो आप देश देखते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है, और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये जो देश है आपका एक तरीके से बन करके अभी भी क्या है, मजबूत और अभी भी खड़ा है एक तरीके से, है ना। तो ये क्या है, मेन एलिमेंट्स है किसके, नेशन के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद की, यानी कि जो भारत के जो लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई थी वो कैसे उत्पन्न हुई, ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने नेशनलिज्म में आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, या फिर जो दूसरे देश हैं उनके भीतर राष्ट्रवाद कैसा आएगा, वैसे ही हमें देखना है कि भारत के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम कैसे उमड़ा, है ना। क्योंकि 1947 से पहले क्या था, 1947 से पहले हमारा जो देश था वो गुलाम था, और 1947 में हम आज़ाद हुए। तो आखिर जो हम आज़ाद हुए वो किन कारणों से हुए भाई, तो हम ये नेशनलिज्म के कारणों से हुए, यानी कि हमारे लोगों के भीतर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई और तब जाकर के हम आज़ाद हुए। तो ऐसे ही हमें बताना है कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से भारत के लोगों में इंडियन नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, है ना। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इसका कि यहाँ पर सोशियो रिलीजियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स वगैरह हुए, यानी कि यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो एकजुट हुए, कि यहाँ का जो समाज था उन्होंने अपने आप को एक जैसा समझा, जो यहाँ के धर्म के लोग थे वो आपस में जुड़ गए। और यहाँ पर कुछ ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए, यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे सुधार हुए जिसकी वजह से सभी के सभी लोग क्या हो गए, वो बराबर हुए। और इन कारणों की वजह से उनके भीतर क्या एकता की भावना उत्पन्न हुई कि भाई हम सभी भारत को भाई आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो समाज है खुद का वो समाज है, हम ब्रिटिशर्स को निकाल फेंकेंगे। तो ये पहला पॉइंट है आपका जिसकी वजह से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। दूसरा ये था कि जो भी ब्रिटिश एजुकेशन था उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे उनके मानसिकता पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट एक तरीके से पड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी जिसकी वजह से जो हमारा भारतीय समाज था वो पीछे हो रहा था। ठीक है, अब जब भारतीय समाज पीछे होगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो लोग होंगे वो क्या चाहेंगे कि भाई हम ब्रिटिशर्स को हटाएं और अपने देश का शासन लाएं, अपनी जो भारत की जो एजुकेशन है हम उसको बढ़ाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो हमारे भारत के जो लोग थे वो नेशनलिज्म के प्रति और ज़्यादा जागरूक हुए।
तीसरा पॉइंट क्या था कि जो प्रेस था या फिर जो कम्युनिकेशन था लोगों के बीच में, इसकी वजह से भी क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई। यानी कि मान लीजिए जो मीडिया था उस टाइम या फिर जो अखबार थे या फिर जो किताबें थी, इन किताबों ने लोगों के बीच संचार ने क्या किया, लोगों को जागरूक किया कि भाई आप अपने देश को बचाओ, आप अपने देश को आज़ाद कराओ। किससे? ब्रिटिशर्स से। और इसकी वजह से भी क्या होता है, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। चौथा था आपका कि कुछ नेता ऐसे थे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम आता है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है। ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने एक तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े और इसकी वजह से भी क्या हुआ, आपके भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट है आपका कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने ऐसी ऐसी नीतियां लेकर के आ रहे थे जिसकी वजह से भारत के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत के जो भी ट्रेडिशन वगैरह थे उनको एक तरीके से ख़त्म कर दिया। जो भी गलत नियम थे, जो भी टैक्सेस वगैरह थे, हम पे बहुत ज़्यादा लगाते थे और इनकी वजह से भी क्या हुआ कि देश के लोगों ने सोचा कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर खुद का राज होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। और इसके अलावा भी क्या हुआ, इन्हीं कारणों की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, जो राष्ट्रवाद की भावना थी उनके बीच उमड़ी और इसकी वजह से वो देश जो था आपका आज़ाद हुआ। अगला पॉइंट है आपका छठा कि जो भी ये थे, क्या कहते हैं उसको, भारतीय जो लोग थे उनके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था, जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये कौन फेस करता है, इंडियंस फेस कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था, उनके जो भी संसाधन थे वो छीने जा रहे थे, उनको कम पैसे पर काम पे रखा जा रहा था। और जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर आपने एक मूवी है अमिताभ बच्चन की मर्द मूवी है, तो उसके अंदर भी क्या है, मर्द नाम है उस मूवी का, उसके अंदर भी ब्रिटिशर्स को दिखाया गया कि वो कैसे एक तरीके से हमारे भारत के साथ इनजस्टिस करते हैं, भारत के लोगों के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से भारत के लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों ने यहां पर आंदोलन किया, है ना। और एग्जांपल के लिए हम लेंगे भाई क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका था वो 1942 में हुआ था और यहां पर ये बहुत बड़ा आंदोलन था। सबसे आखिरी आंदोलन यही था, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला, भारत छोड़ो अंग्रेजों जिसको कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सभी के सभी जो लोग थे वो यूनाइटेड होते हैं और एक तरीके से देश को आजाद कराते हैं। तो ये जो देश आपका जो आजाद हुआ वो किन कारणों से हुआ, वो कारण ही क्या है, वो इंडियन नेशनलिज्म है एक तरीके से, है ना। यानी कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के जो भी कॉजेस हैं वो क्या हैं, वो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो आपका देश था वो आजाद हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि व्हाट प्रोविजन डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। यानी कि भारत के जो भारतीय संविधान है उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और पहचान की सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा जो भारत आप देश देखते हैं इसमें माइनॉरिटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में वो लोग हैं जो कम मात्रा में है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, जैन हो गए और आपके पारसी हो गए और मान लीजिए सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। तो ये जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं बेसिकली, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी भारतीय संविधान ने बहुत सारे अधिकार बनाए थे। तो वे कौन कौन से प्रोविजन थे वो हमें बताना है। देखिए, तो सबसे पहला जो तरीका था वो भारतीय संविधान ने भाई अपनाया, वो था भाई सेकुलर स्टेट। यानी कि भारत जो आपका हुआ वो एक क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यानी कि भारत का कोई घोषित धर्म नहीं है, यानी कि सभी के सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं और जितने भी जो लोग हैं वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और एक चीज़ और क्या कर दी भाई कि राज्य जो है यानी कि जो देश है वो किसी भी क्या कहते हैं धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही किसी रिलीजन को अपोज करेगा और ना ही उसका कोई घोषित धर्म होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या साबित होता है, इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि जो भारत देश जो आप देखते हैं वो एक सेकुलर कंट्री है। यानी कि यहाँ पर कोई किसी एक धर्म के लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रह सकते हैं और हर एक धर्म का उतना ही सम्मान है जितना बाकी धर्मों का है। भले ही इस देश में मेजोरिटी में कौन रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी वालों का अच्छा किया जाएगा और माइनॉरिटी वालों के साथ खराब किया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया गया। और ये किया गया आर्टिकल नंबर 25 के जरिए, जो कि बताता है कि भारत जो आपका है वो एक सेकुलर स्टेट है। अब नॉर्मल सी बात है, जब हम अपने संविधान में ये सब प्रावधान लाएंगे तो नॉर्मल सी बात क्या समझ आ रही है कि जो भी माइनॉरिटीज है उनको ये देश कैसा लगेगा, अपना सा लगेगा, है ना। और दूसरा क्या अपनाया भाई कि कल्चर और एजुकेशनल राइट्स दिए। किनको, जो भी माइनॉरिटीज के जो लोग थे उनको भाई पहचान दी गई कि जो भी आपकी संस्कृति है वो संस्कृति आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको छीना नहीं जाएगा। यानी कि जो भी आपके रीति रिवाज है, जो भी आपका पहनावा है, जो भी पाठ पूजा के तरीके हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। और ये दिया गया किसके जरिए, आर्टिकल 29 के जरिए।
ठीक है। और अगली चीज दी गई जो आर्टिकल 30 है वो क्या करता है, वो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए है बेसिकली, मतलब, और ऐसी सेंट स्टीफेंस कॉलेज है क्रिश्चियंस के लिए है। तो इसमें क्या है, ये इनके लिए अलाउ कर दिया कि भाई आप अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और अपनी भाषा में या फिर जो भी आपके धर्म की चीज़ें हैं वो आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मदरसा सुना होगा, तो मदरसा क्या है, मदरसा एक मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी तरफ से अरबी और उर्दू भाषा एक तरीके से उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 30 के जरिए माइनॉरिटीज़ को क्या दिया, एक तरीके से उनको राइट दिया कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करी गई थी भारतीय संविधान के द्वारा, ताकि जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ है उनकी सुरक्षा हो सके और वो सही तरीके से देश में रह सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इंडिया एज अ नेशन। तो हमें बताना है भाई जो भारत आपका है वो भारत एक राष्ट्र है, वो कैसे राष्ट्र है। तो भाई भारत एक राष्ट्र है, इसके पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। तो भारत नॉर्मल सी बात है कि जो इंडिया है वो ऑफन डिस्क्राइब एज अ कॉन्टिनेंट रेदर देन अ कंट्री। तो ये जो आपका है वो क्या है, भारत को अक्सर मतलब इसको देश ही नहीं कहते हैं, इसको महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका देश है ना एक बहुल समाज वाला देश है, जिसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, नस्लें हैं, क्षेत्र हैं, इसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग क्या कहते हैं उसको, धर्म के विश्वास करने वाले लोग हैं और अलग अलग यहाँ पर मान्यताएं हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, भारत जो आपका है एक अलग देश माना जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ के जितने भी समूह रहते हैं उन सबकी अपनी सांस्कृतिक और अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान है और उनको स्वतंत्रता भी दी जाती है ना। तो ईच ग्रुप हैज़ अ कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिपेंडेंस। इन सब चीज़ों की उनको क्या है, स्वतंत्रता मिल चुकी है कि भाई जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, आप सभी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वो सभी जो देश के लोग हैं वो जुड़ करके रहते हैं, है ना। इसके अलावा कि जो भारत आपका है वो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों, त्योहारों और संविधान का समर्थन करता है एक तरीके से। यानी कि क्या है कि जो भी इंडियंस लोग हैं, मतलब भारत में जितने भी लोग रहते हैं एक तरीके से, वो क्या करते हैं, भारत का जो भी सिंबल है, जो भी यहाँ के फेस्टिवल है, जो भी यहाँ के संविधान है, वो सब क्या करते हैं, वो सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और नॉर्मल सी बात है, जब सभी लोग एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो क्या समझ आ रहा है कि भाई वो एक ग्रुप में रह रहे हैं, वो एक देश के रूप में रह रहे हैं, है ना। और चौथा पॉइंट है आपका कि जो आपका संविधान है वो क्या करता है, वो अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करता है। तो इस देश में भले ही मेजॉरिटी में लोग रहते हों, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी भी रक्षा करी जाती है। और इसी वजह से जो भारत है वो क्या है, आपका एक नेशन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतनी सारी यहाँ के फीचर्स हैं कि यहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कलर्स के लोग हैं, रेस के लोग हैं, रीजन्स यहाँ पर अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग है, लोग अपने अपने फेथ हैं, बिलीफ हैं और अपना यहाँ पर का कल्चर है, सभी संविधान को फॉलो करते हैं, सभी लोग नेशनल सिंबल को मानते हैं, सभी हर एक धर्म के जो त्योहार हैं उनको फॉलो करते हैं या फिर उनको सम्मान देते हैं, है ना। तो इंडिया में भले ही इतनी क्या है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन वो सभी के सभी क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। और इसी वजह से क्या है कि भारत जो आपका है वो क्या है, वो एक नेशन है ना। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।